ये एक ऐसी कहानी है जो हंसी, ड्रामा और एक जोरदार सामाजिक संदेश से भरी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद थोड़ा गुस्सा भी दिलाएगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट चैनल कहानी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं मजेदार, दिलचस्प और सोचने वाली कहानियां। आज की कहानी खास है क्योंकि ये ली गई है NCERT की पाठ्य पुस्तक से, जिसके रचयिता है मशहूर लेखक जगदीश चंद्र माथुर। कहानी का शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। तो कहानी शुरू होती है बाबू राम स्वरूप के घर से। घर में हड़कंप मचा है क्योंकि आज लड़के वाले उनकी बेटी उमा तो देखने आने वाले हैं। बाबूजी तख्त सजाने में जुटे हैं। नौकर रतन को डांट डपट चल रही है और बीवी प्रेमा जल्दी जल्दी में न जाने क्या क्या ठीक कर रही हैं। माहौल ऐसा है जैसे कोई जंग की तैयारी हो रही हो। बाबूजी चिल्ला रहे हैं, अबे रतन धीरे चल, तख्त मोड़ दे। और रतन बेचारा, साहब बिछा दूं। बाबूजी का गुस्सा सातवें आसमान पर। परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या? रतन की हालत तो देखने लायक है, लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होता है जब प्रेमा आती है और पता चलता है कि रतन को चद्दर की जगह धोती लाने को कहा गया। अरे भाई, ये तो गलतफहमी का चक्कर है। राम स्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक चल रही है। इसी दौरान उन्हें याद आता है मक्खन तो है ही नहीं घर में। राम स्वरूप गुस्से में अपने नौकर को डांटते हैं और उसको बाजार से मक्खन लाने को बोलते हैं। नौकर रतन मक्खन लेने जाता है। अब माहौल थोड़ा गंभीर होता है। प्रेमा और राम स्वरूप अपनी बेटी उमा की बात कर रहे हैं। उमा, जो पढ़ी लिखी, स्मार्ट और थोड़ी जिद्दी है, आज मुंह फुलाए पड़ी है। क्यों? क्योंकि उसे पसंद नहीं है लड़के वालों का नाप तोल वाला ड्रामा। प्रेमा शिकायत करती है, तुमने इसे इतना पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा लिया। और राम स्वरूप जवाब देते हैं, ग्रामोफोन दो तरह का होता है, एक जो आदमी बनाता है उसे रोक सकते हो, और दूसरा जो परमात्मा बनाता है वो रुकता ही नहीं। हाँ, ये तो प्रेमा पर तंज था। और लो, मेहमान आ गए, बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। गोपाल प्रसाद चालाक, अनुभवी और पुराने ख्यालों वाले हैं। शंकर, अरे वो तो बस नाम का साहबजादा है। झुकी कमर, पतली आवाज और थोड़ा खी वाला अंदाज। राम स्वरूप उनकी खातिरदारी में जुट जाते हैं। चाय, समोसे और ढेर सारी हाँ। बात जल्दी ही बिजनेस पर आती है, यानी उमा को देखने की। गोपाल प्रसाद साफ कहते हैं, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मैट्रिक पास बस। और शंकर, वो तो बस हाँ हूं करता रहता है। अब दोस्तों, आता है कहानी का वो धमाकेदार मोड़ जहां माहौल एकदम गर्म हो जाता है। उमा सादे कपड़ों में, हाथ में सितार लिए कमरे में कदम रखती है। उसकी सादगी में एक अलग ही ठाठ है। और जैसे ही वो मीरा का भजन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई शुरू करती है, उसका स्वर इतना सुरीला है कि कमरा जादू से भर जाता है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर दोनों मंत्रमुग्ध। शंकर की आंखें तो उमा से हट ही नहीं रही हैं, और गोपाल प्रसाद, वो तो अपनी चालाक नजरों से उमा को सिर से पांव तक स्कैन कर रहे हैं, जैसे कोई दुकानदार सामान की जांच करता है। लेकिन रुकिए, अभी तो असली तमाशा बाकी है। उमा का गाना खत्म होता है और गोपाल प्रसाद शुरू हो जाते हैं अपने सवालों की बौछार के साथ। वो पूछते हैं, हाँ बेटी, गाना तो ठीक है, लेकिन सिलाई विलाई आती है ना? फिर शंकर, जो अब तक चुप था, खी करते हुए बोल पड़ता है, खाना बनाना आता है, रोटी गोल बनती है कि नहीं? अरे ये क्या! गोपाल प्रसाद तो और आगे बढ़ते हैं, चाल ढाल ठीक है, लेकिन घर का कामकाज, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सब आता है ना? और हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं ना, क्योंकि हमें तो बस मैट्रिक पास चाहिए, ज्यादा तामझाम नहीं। राम स्वरूप घबराए हुए बस हम करते रहते हैं, लेकिन उमा की आंखों में तूफान मच रहा है। और तभी उमा की चुप्पी टूटती है। वो सितार नीचे रखती है और उसकी आवाज में गुस्सा, दर्द और आत्मसम्मान की चमक साफ दिखती है। वो गोपाल प्रसाद की तरफ देखकर कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज को नहीं पूछा जाता, बस खरीदार को दिखाया जाता है, तुम मुझे क्यों नाप तोल रहे हैं? मेरी सिलाई, मेरा खाना, मेरी पढ़ाई, ये सब आपके लिए बस एक लिस्ट है क्या? क्या लड़कियों का दिल नहीं होता? हमें चोट नहीं लगती? कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
शंकर की नजरें झुक जाती है और गोपाल प्रसाद का मुंह खुला रह जाता है। लेकिन उमा यही नहीं रुकती। वो ताव में आकर बोलती है, आप मुझे किसी सामान की तरह तौल रहे हैं, लेकिन जरा अपने साहबजादे को देखिए। पिछले फरवरी में ये कॉलेज के हॉस्टल के आसपास ताक झांक करते हुए पकड़े गए थे और वहां से भगाए गए थे। अरे ये तो शंकर की पोल खुल गई। गोपाल प्रसाद गुस्से में तिलमिलाते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने कहा था मैट्रिक पास और ये बीए पास है, ये तो धोखा है। लेकिन उमा का जवाब और भी करारा है। हाँ, मैं बीए पास हूं और मुझे इस पर गर्व है। मैंने कोई चोरी नहीं की, ना आपके बेटे की तरह कायरता दिखाई। और फिर वो आखिरी तीर चलाती है, जाइए और अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी चेक कीजिए। बस गोपाल प्रसाद और शंकर की सारी हैकड़ी निकल गई। वो बेत उठाकर भाग खड़े होते हैं। रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा चुप, प्रेमा घबराई हुई। और तभी सीन का सबसे मजेदार पल, रतन जो अब तक मक्खन लाने गया था, हाफता हुआ आता है और बोलता है, साहब मक्खन, बाबूजी मक्खन। अरे रतन भाई, अब मक्खन लाकर क्या करेगा? सारा मक्खन तो गोपाल प्रसाद और शंकर के चेहरे पर पहले ही पिघल चुका है। तो दोस्तों, ये थी जगदीश चंद्र माथुर की रीढ़ की हड्डी एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से। उमा ने हमें सिखाया कि अपनी इज्जत और आत्मसम्मान की रक्षा करना कितना जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप भी उमा की तरह कभी बगावत कर चुके हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, सोचते रहिए।